कल हमने पढ़ा था यूनिट सेकंड। मैं एक बार आपका सिलेबस आपको एक बार पढ़ देती हूँ, क्योंकि सिलेबस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है आपको, ठीक है। तो हमारा कल मैंने बताया था आपको, टोटल हमारा जो पेपर है वो इंडियन गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस का। तो उसमें हमारी 8 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो 8 यूनिट में हमने अभी यूनिट सेकंड हमने कर लिया, ठीक है। यूनिट सेकंड में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। देन उसके बाद हमने फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार। मैं दोनों लैंग्वेज में बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे थे कि बाय लैंग्वेज दोनों में बोलना है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश, क्योंकि मिक्स स्टूडेंट्स। हाँ, तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था। फिर उसके बाद डीपीएसपी, मतलब डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत। उसके बाद हमारा था फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट सेकंड का है। आज हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे। यूनिट थर्ड में हमें प्राइम मिनिस्टर पढ़ना है, पार्लियामेंट पढ़ना है और जुडिशरी पढ़ना है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, प्राइम मिनिस्टर की मतलब क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, उसके बाद क्या क्या इसकी पावर्स हैं, ठीक है, पोजीशंस। तो ये आज हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानेंगे। फिर पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा कैसे, तो ये सब चीज़ इनके कैसे कार्य करती है, ठीक है, संसद का क्या रोल है, कैसे कानून बनाती है, ये सब चीज़ के बारे में हम जानेंगे। और थर्ड हमारा है जुडिशरी, जो हम बोलते हैं कि न्यायपालिका जो सर्वोच्च है, और एक ये अलग है, ठीक है, क्योंकि ये अगर जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जो अपना बिल जो संसद में जाता है, फिर एग्जीक्यूटिव उसको लागू करती है, तो फिर जुडिशरी एक व्याख्या करती है कि ये संविधान के अकॉर्डिंग है, यानी संविधान का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। तो इस वजह से हम जुडिशरी को एक अलग सर्वोच्च न्यायपालिका बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करेंगे कि हाँ, कल का कुछ बच्चों को प्रॉब्लम था कि फास्ट चल रहे हैं हम, ठीक है। तो आज हम स्लो स्लो करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे नोट्स भी साथ में लिखते हैं, तो इस वजह से। हाँ हाँ, तो आज हम भारत का प्रधानमंत्री करेंगे, ठीक है। जैसे कल हमने आर्टिकल्स पढ़े थे, पार्ट थर्ड और फोर्थ, ठीक है। और फोर्थ ए मीन्स पार्ट थर्ड में था फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ठीक है। और पार्ट उसमें 4 में था डीपीएसपी, नीति निर्देशक सिद्धांत। और पार्ट 4 ए में था फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब मौलिक कर्तव्य क्या है हमारे। तो ऐसे आज अनुच्छेद 75(1) में राष्ट्रपति है, ठीक है, सॉरी प्रधानमंत्री है, क्योंकि राष्ट्रपति आपके टॉपिक में नहीं है। मैंने सोचा राष्ट्रपति भी बताऊंगी, बट राष्ट्रपति आपका सिलेबस में नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर ही हम करेंगे, ठीक है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति शासन का संवैधानिक प्रधान होता है। अच्छा, जो हमारा प्रधानमंत्री है वो एक तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, क्योंकि अभी जैसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा, और हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री। उसके परंतु प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। और हमारे यहाँ पे जो शक्तियाँ हैं वो प्रधानमंत्री की सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। मीन्स हमारे जो कंट्री में, हमारे देश में, इंडिया में प्रधानमंत्री की ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। राष्ट्रपति एक नाम मात्र का है। और अगर हम दूसरी कंट्रियों में जाएं, जैसे कि यूएस है, ठीक है, अमेरिका है, उसमें राष्ट्रपति का बहुत ज़्यादा पावर है, क्योंकि वो दुनिया का संसार का सबसे पावरफुल राष्ट्रपति अमेरिका का है। और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। अनुच्छेद 75(1) में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। वैसे राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है। और 75 के अनुसार, ठीक है। राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और वो संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में जो भी बहुमत प्राप्त दल है उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, ठीक है। स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ा
बड़े दल के किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। उसके लिए शर्त ये है कि नियुक्ति प्रधानमंत्री को 1 माह के भीतर सदन में विश्वास का मत हासिल करना पड़ेगा। जैसे अगर स्पेशल नोट है इसके लिए कि 1997 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिया कि वह व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकेगा जो 6 माह के अंतर्गत प्रधानमंत्री बनने के बाद, ठीक है, संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त कर ले 6 माह के अंतर्गत, क्योंकि उसको सदस्यता प्राप्त करनी ही होती है संसद में, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा का होना ही पड़ेगा, उसको सदस्यता मेंबरशिप लेनी ही पड़ेगी। तो अगर 6 मंथ के अंदर भी लेंगे तब भी वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, ठीक है। उसके लिए शर्त यह है कि नियुक्ति प्रधानमंत्री को 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल, मतलब कि राष्ट्रपति उसको भी चुन सकता है, वो 6 माह के अंतर्गत उसको मेंबरशिप लेनी होती है, बट वो 1 माह के भीतर सदन में विश्वास हासिल करना पड़ता है, ठीक है। जो और कुछ इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि जो प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने, उनका नाम, जैसे कि इंदिरा गांधी वो राज्यसभा की सदस्य थी 1966 में, ठीक है। HD देवेगौड़ा वो 1996 में, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 और 2009 में राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है। ब्रिटेन जैसी संसदीय शासन व्यवस्था वाले देश में प्रधानमंत्री सिर्फ निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है। अब प्रधानमंत्री की शपथ, ठीक है, उसको शपथ कैसे, कौन क्या करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जहां एक तरफ भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा की प्रतिज्ञा लेता है, वहीं दूसरी तरफ भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। साथ ही वह पक्षपात या देश आदि के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करने का वचन भी देता है, ठीक है। तो संविधान में जो ये है शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को। अब इसकी पदाविधि, ठीक है, प्रधानमंत्री की पदाविधि इसका है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पर्याप्त कार्य करता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि प्रधानमंत्री को जब चाहे जब तभी बर्खास्त कर दिया जाए। राष्ट्रपति ऐसा भी तभी कर सकता है जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो दे, ठीक है। राष्ट्रपति बर्खास्त नहीं कर सकता, तभी उसको कर सकता है जब वो लोकसभा में अपना बहुमत खो दे, ठीक है। ये इसकी पदाविधि है। ऐसी स्थिति में फिर इसके अलावा प्रधानमंत्री का कार्यकाल आपको पता ही होगा 5 इयर्स होता है, ठीक है। इंडिया में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। उसके पहले यदि प्रधानमंत्री चाहे तो अपना त्याग पत्र देकर अपना पद छोड़ भी सकता है। ऐसी स्थिति में पूरे मंत्री परिषद को बर्खास्त होना पड़ेगा। यदि प्रधानमंत्री का निधन हो जाए तो पूरी मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाती है। मंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र पर ऐसा नहीं होता है। अगर उसके बर्खास्त हो जाए या निधन हो जाए तो पूरी मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाती है, पूरी मंत्री परिषद, उसके जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, काउंसिलर्स ऑफ मिनिस्टर्स। सामान्यतः प्रधानमंत्री का वही वेतन में भत्ते मिलते हैं जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा व्यय विषय भत्ता, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि भी प्राप्त होते हैं। अब प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य क्या है, ठीक है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख नहीं है, ठीक है, परंतु राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख है। इसीलिए व्यावहारिक रूप में प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है। अगर हम बिहेव में देखें तो वैसे प्रधानमंत्री की शक्तियां हमारे भारतीय संविधान में नहीं है, बट राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो व्यावहारिक रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियां वही है, ठीक है। तो अगर हम कुछ शक्तियां देखेंगे, ठीक है, क्या कार्य हैं और शक्तियां। मंत्री परिषद के संदर्भ के नीति निर्माता के रूप में प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, परंतु वह अपने समक्ष मंत्रियों में प्रधान होता है। उसके भी बहुत सारे मंत्री, उसका कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं, ठीक है, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो उनमें एक प्रधान होता है, ठीक है। उसके ये भी एक मंत्री होता है, प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, बट उसके और भी बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो मंत्री होते हैं उनका प्रधान होता है, ठीक है।
मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित कर प्रधानमंत्री उनके कार्य की प्रगति को देखता है, जैसे कि कोई फाइनेंशियल हो गया, ठीक है, कोई रेल के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जो काम के लिए उनके कार्यों को प्रगति से देखता है, मतलब उनको देख रेख करता है कि एक तरह से उनका ये हेड होता है, मंत्री होता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री भी एक मंत्री है और मंत्रियों का भी देखभाल करता है, क्योंकि ये प्रधान होता है, उनका हेड होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और एक उचित दिशा निर्देश देता है। आपस में जब मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, तो उसमें एक दिशा निर्देश देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर सारे मिनिस्टर्स को बिठाया, जैसे कि फाइनेंशियल मिनिस्टर को बिठाया, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर, अलग अलग मिनिस्टर डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो उनको पूरा दिशा निर्देश देता है कि किस डिपार्टमेंट के क्या करना है, क्या, तो ये एक मीटिंग होती है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री उसमें निर्देश देता है सभी मंत्रियों को। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति से उसको बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। अगर प्रधानमंत्री कोई डिपार्टमेंट में अच्छे से काम नहीं हो रहा है या कुछ उनको दिक्कत है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री को या उनके मंत्री को, मतलब हेड को लगता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है या ढंग से संभल नहीं पा रहा है, तो उसमें वो राष्ट्रपति की सलाह से वो मंत्रियों को बर्खास्त भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री बर्खास्त कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं उनको। प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है, और अभी जो हमने पहले पिछले पॉइंट में पढ़ा था कि वो खुद अगर त्याग पत्र दे दिया तो पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। जितने भी मंत्री जो उन्होंने उसके टाइम है वो सब चेंज हो जाते हैं, ठीक है, उनको त्याग पत्र देना ही पड़ेगा, बर्खास्त होना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री उसके मंत्रिपरिषद मिलकर नीति निर्धारक की अहम भूमिका भी निर्वहन करते हैं, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति के संबंध में उसके क्या कार्य और शक्तियां हैं। संघ के प्रशासन और विधान से संबंधित ऐसी सूचनाओं को प्रदान करे जिसकी राष्ट्रपति मांग करे, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है ऐसा कोई विषय जिस पर किसी मंत्री ने ऐसा कोई विषय जिसमें किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की अपेक्षानुसार उस विषय को प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सामने रखें। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देकर विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करवाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देकर विभिन्न उसको अधिकारियों की नियुक्ति करवाता है, जैसे कि भारत का महान्यायवादी, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष, ठीक है, एवं उसके सदस्य, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्य। ये क्या होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देकर ये सभी अधिकारियों की नियुक्ति करवाता है प्रधानमंत्री, ठीक है। ये है सॉरी राष्ट्रपति के संबंध में। अब हो गया संसद के संबंध में। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, ठीक है। राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने एवं 17 वर्षन जो सेशन करने संबंधी परामर्श देता है राष्ट्रपति को, ठीक है, क्योंकि एक तरह से संसद का अंग राष्ट्रपति भी होता है, क्योंकि संसद के कौन कौन से अंग होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और थर्ड अंग कौन सा है, राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं, मतलब राष्ट्रपति को सत्र आहूत सेशन स्टार्ट करने संबंधी परामर्श भी देते हैं, ठीक है। लोकसभा के विघटन, अगर विघटन हो जाए, ठीक है, की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी समय राष्ट्रपति से की जा सकती है, ठीक है। लोकसभा का विघटन कराने के लिए प्रधानमंत्री क्या करते हैं, राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं, की जाती है, मतलब की जा सकती है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों का घोषणा करता है तथा विपक्ष द्वारा उचित दिशा निर्देश जो वह ठीक समझे उसको शामिल करने का प्रयास करता है। प्रधानमंत्री कहता है जितनी भी पॉलिसीज वगैरह वो सब घोषणा करता है, जैसे हमारे मोदी जी पॉलिसीज के बारे में घोषणा करते हैं और विपक्ष का भी ध्यान में रखते हैं, क्योंकि विपक्ष से भी वो राय लेते हैं, ठीक है। उनके मतलब वो अगर घोषणा करते हैं ना, तो उसके दिशा निर्देश में वो अगर उनको शामिल करवाना है कोई चीज या शामिल करने की चीज है तो वो शामिल करने की प्रयास करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि विपक्ष मतलब अगर विपक्ष है, अगर वो पावर में नहीं है, क्योंकि वो विपक्ष है, तो अगर उसके पास पावर है, ठीक है, तो ये नहीं कि उसकी मर्जी चलाएंगे, वो विपक्ष को भी ध्यान में रखते हैं, ठीक है, तो ये उनके कार्य हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा में विपक्षी दलों की बातों को सुनकर जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने की नीति अपनाता है, ठीक है। लोकसभा में वो विपक्ष की
दलों की, जो विपक्ष जो पार्टियां हैं, ठीक है, उनकी बातों को सुनकर कि क्या मतलब और करना है, ठीक है, देश में क्या पॉलिसीज और क्या क्या नीतियां बनानी है जो देश की भलाई और जनता की भलाई के लिए हो, तो जितनी भी पार्टियां उनसे वो सारी चीजें संसद में सुनेंगे वो, ठीक है, तो वो उसके बाद वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है, मैं ये हम कर सकते हैं क्योंकि हमें ये फीडबैक मिला है या हमें ये कार्य करने की हमें दिशा निर्देश मिले हैं, तो वो भी एक तरह से वो कर सकते हैं, उनकी नीतियों को अपनाते हैं। और ये कुछ हैं, तो उसके बाद अन्य शक्तियां भी हैं, जैसे प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है, क्योंकि पहले आपको पता था योजना आयोग था, उसको चेंज करके अभी नीति आयोग है, ठीक है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, इसके साथ साथ राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है ये, और अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष होता है, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री एक तरफ जहाँ केंद्र सरकार का मुखिया होता है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र के विदेशी नीति को मूर्त रूप प्रदान कर देश के विकास का समुचित अवसर प्रदान करता है। एक तरह से तो केंद्र सरकार का मुखिया होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मुखिया, जैसे मैंने आपको बताया था हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री कौन होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का मुखिया, ठीक है, और राष्ट्रपति है हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है। तो प्रधानमंत्री हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार, जैसे अब सरकार का हेड कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक है, तो जितने भी जैसे प्रधानमंत्री जो सरकार है तो वो उनके हेड होते हैं, ठीक है, और ये उसके बाद हेड होने के बाद भी इनके बहुत सारे काम हैं, उनके भी ये मंत्री होते हैं, ठीक है, विदेशों में भी जाते हैं और बहुत सारे आपस में जो डील होती है ये आपस में करते हैं, क्योंकि एक दूसरे के देश के लिए भलाई के लिए और विकास के लिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री एक तरफ जब केंद्र सरकार का मुखिया होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, ठीक है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वेसर्वा होता है, अगर इमरजेंसी कोई होगी या सॉरी आपातकाल में क्या करते हैं, राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन, ठीक है, का सर्वेसर्वा होता है। अभी कुछ प्रधानमंत्री हैं हमारे, कौन कौन से थे ये आपको पूरा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको एक रिटर्न आता है आपके लिए, जो एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे वो रिटर्न होंगे, तो आपको एक पावर एंड आएगा आपका प्रधानमंत्री क्या है और उनकी पावर एंड पोजीशंस, ठीक है, क्वालिफिकेशन, इनका टर्म, कार्यकाल, ये सब आपको एक इंट्रोडक्शन में देना है थोड़ा सा, फिर डिटेल में इनकी शक्तियां बताना है, क्या क्या शक्तियां और क्या क्या कार्य हैं, और देन कंक्लूजन, तो आपको ये लिखना है। हाँ, बीच में आप मेंशन कर सकते हो कि अभी लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, या एक दो चार, क्योंकि आपको पूरे 18 प्राइम मिनिस्टर तो याद नहीं होंगे, और याद हो तो अच्छी बात है, बट जैसे स्टार्टिंग में नहीं होंगे तो आप एक दो प्राइम मिनिस्टर के नाम दे सकते हो कि हमारी उस टाइम इन्होंने क्या क्या किया, जैसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू थे, तो 1947 से 64, फिर बहुत सारे थे, फिर लास्ट में जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम 2004 टू 14 में क्या था, कुछ कार्य शक्तियाँ या उन्होंने क्या क्या कार्य किए देश के लिए, फिर नरेंद्र मोदी इन्होंने क्या 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 कार्य किए जो लेटेस्ट हैं अभी 2014 से अब तक, और ये सब आपको थोड़ा उसमें से जानना है। फिर उसके बाद सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, केंद्रीय परिषद की संरचना, इसके जो मंत्री होते हैं वो क्या क्या जैसे हैं, कौन कौन है, कैबिनेट मंत्री हैं इनके, राज्य मंत्री और उप मंत्री, और ये भी एक मंत्री होते हैं जो आपको मैंने बताया था, प्राइम मिनिस्टर भी मंत्री हैं, ठीक है, ये अलग अलग अध्यक्ष भी होते हैं, और ये जो और मंत्री हैं अलग अलग इनके कैबिनेट्स जो मंत्री हैं, फिर राज्य मंत्री, उप मंत्री, इन ये डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग ये मंत्री काम करते हैं, तो उनको दिशा निर्देश भी देते हैं, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है, यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा, जो कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था, और हमने कहाँ से लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्रिटेन से लिया है, और अमेरिका में है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है, अध्यक्षतात्मक शासन, क्योंकि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सॉरी राष्ट्रपति का शासन होता है, ठीक है। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, तो इसकी सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया कि राष्ट्रपति कार्यपालिका, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, उसका जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, उसकी सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री
एवं उसकी मंत्री परिषद होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 ठीक है 1 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि सब कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी मिनिस्टर्स हैं उसके वो सब सलाह देंगे, ठीक है, और उनका मुखिया कौन होगा? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। अब मंत्री परिषद की संरचना क्या है, मतलब सिर्फ 3 श्रेणियों में बटे हुए, जो अभी मैंने पिछले टाइम बताया आपको, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। अब कैबिनेट मंत्री कौन कौन से होते हैं? राज्य, ये उनके हैं जो प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद होती है, ठीक है, तो उनको भी हमको जानने की जरूरत है थोड़ा सा। हाँ, तो कैबिनेट मंत्री कौन है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि अलग अलग फाइनेंस और ये होम मिनिस्टर, तो अब डिटेल में थोड़ा पढ़ते, अपने अपने विभाग के प्रमुख ये मंत्री परिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ठीक है, विदेश एवं अन्य मंत्रालय होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री। शासन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट द्वारा ही लिया जाता है, ठीक है। कैबिनेट की अनेक समितियां होती हैं, जैसे कैबिनेट की राजनीतिक समिति, नियुक्ति एवं से संबंधित समितियां, रक्षा मामलों की समितियां, ये कमिटीज होती हैं, ठीक है, निवेश से संबंधित समिति, ये कैबिनेट मंत्री की समितियां हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। दूसरा है राज्य मंत्री। राज्य मंत्रियों के अंतर्गत 2 प्रकार के मंत्री होते हैं, एक वो मंत्री जिन्हें मंत्रालय विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, ऐसे मंत्री राज्य मंत्री मतलब स्वतंत्र प्रभार कहलाते हैं। दूसरे वे मंत्री हैं जिन्हें किसी मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य सौंपा जाता है, अर्थात कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में कार्य करते, वो कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। सामान्यतः राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेता है। वैसे जो कैबिनेट मिनिस्टर की जो बैठक होती है, ठीक है, उसमें सामान्यतः जो राज्य मंत्री उसमें भाग नहीं लेते हैं। उप मंत्री, तीसरे स्तर के ये मंत्री विभागों में प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं, मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते, ये भी मंत्रिमंडल की भाग में नहीं लेते। ये हम पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद, जो कैबिनेट मिनिस्टर, उनकी जो मंत्री परिषद, जो मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री भी एक मंत्री है, बट वो इन मंत्रियों का प्रधान होता है, क्योंकि इनको दिशा निर्देश देता है। इनके अलग अलग डिपार्टमेंट है कि गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ठीक है, ये सारी जैसे ये सब हैं, तो रक्षा मंत्रालय, ये सब इनको दिशा निर्देश देते हैं। तो ये इन मंत्रियों के बारे में भी हमें जानने की जरूरत है। तो उप मंत्री भी ये भी बैठकों में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर का थोड़ा हम नोट एक है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेने वाले मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं एवं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव कैबिनेट की बैठकों में आमंत्रण के बाद भागीदार करता है। इसके अलावा मंत्रियों की एक और श्रेणी भी है जिन्हें संसदीय सचिव कहा जाता है। संसदीय सचिव क्या है? संसदीय सचिव विभिन्न मंत्रियों की सहायता करते हैं, इसलिए इनका दर्जा लगभग मंत्रियों के समान होता है। संविधान में निर्धारित मंत्री परिषद के आधार का अतिक्रमण ना हो, इसीलिए संसदीय सचिव को सैद्धांतिक रूप से मंत्री परिषद के समूह में नहीं रखा जाता। किचन कैबिनेट, आंतरिक कैबिनेट बोलते हैं इसको। ये 15-20 महत्वपूर्ण मंत्रियों का एक लघु निकाय है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री। किचन कैबिनेट जिसको आंतरिक कैबिनेट बोलते हैं, ये प्रधानमंत्री का क्या है, इनका प्रधानमंत्री किचन कैबिनेट जो होते हैं, ये 15-20 इसमें मंत्री होते हैं, और इनका जो मेन हेड होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, किचन कैबिनेट, क्योंकि ये औपचारिक रूप से निर्णय लेने की वाली सत्ता का केंद्र बिंदु होती है। किचन कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री के विश्वसनीय सदस्य, मित्र या पारिवारिक सदस्य भी हो सकते हैं। कौन हो सकता है किचन कैबिनेट में? प्रधानमंत्री के विश्वसनीय मंत्री और परिवार के सदस्य भी होते हैं, हो सकते हैं। अब मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल क्या है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप जानने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। एग्जाम में तो आपको बस उसके प्राइम मिनिस्टर का पावर, फंक्शंस, ठीक है, उसके बाद आपकी क्या पोजीशन है, वो सब लिखना है। बट इसके बारे में थोड़ा मंत्री परिषद को भी आप डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद बिना अधूरा है, आपको जानना ही पड़ेगा है, ठीक है। तो इसमें मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, इन दोनों में अंतर क्या है? तो इसमें मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। जो मंत्री परिषद होती है, जो आपको पिछले उसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, और मंत्रिमंडल में इस कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, और ये मंत्री परिषद का एक भाग है मंत्रिमंडल, ठीक है। दूसरा है, ये एक बड़ा निकाय है जिसमें 60-70 मंत्री होते हैं,
मतलब मंत्री परिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें 60-70 मंत्री परिषद होते हैं और समय एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रधानमंत्री इसके आकार को घटा और बढ़ा सकते हैं, ये मंत्री परिषद में। ठीक है, अब जो मंत्रिमंडल है उसमें सेकंड पॉइंट है, ये एक छोटा निकाय है, लघु निकाय है, जिसमें 15-20 मंत्री होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 60 to 70 मंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री इनकी संख्या घटा और बढ़ा भी सकता है। और जो मंत्रिमंडल में कितना है? 16 to 20, 15 to 20 मंत्री होते हैं। थर्ड पॉइंट, ये सरकारी कार्य हेतु एक साथ बैठक नहीं करती हैं, इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है और ये एक निकाय की तरह है। ये सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करती है, ये बैठक नहीं करते और ये बैठक करते हैं मंत्रिमंडल। ठीक है, और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करके इसके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं, ग्रुप में होते हैं। फोर्थ, ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, उसके बाद जो मंत्रिमंडल में है ये लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है। फिर नेक्स्ट है, इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है। मंत्री परिषद में जो कार्य होते हैं, ठीक है, इन दोनों में अंतर, उसमें जो कार्यों का निर्धारण कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। और ये मंत्री परिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देती है तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। अब संवैधानिक प्रावधान, ठीक है, इसमें हम राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, क्योंकि कोई भी काम अगर राष्ट्रपति करता है तो क्या क्या होता है? प्रधानमंत्री के कहने पे, ठीक है, पहले मंत्री परिषद का पूरा सलाह पे करता है। ठीक है, तो इसके प्रावधान में जो संवैधानिक प्रावधान है उसको हम देखेंगे। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जो मंत्री परिषद कौन? जो कैबिनेट, मंत्री परिषद में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर के जो लोग हैं, जो उनका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जिसका मुखिया प्रधान होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति, मैंने कहा था आपको कि इंडिया में राष्ट्रपति की इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। राष्ट्रपति कहाँ ज्यादा पावरफुल है? यूएस में है। ठीक है, तो इंडिया में प्रधानमंत्री ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, राष्ट्रपति एक नाम मात्र का है, वो हेड ऑफ द स्टेट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्रधानमंत्री। बट राष्ट्रपति यहाँ जो काम करेगा तो पूरा मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। ठीक है, जो मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? और प्रधानमंत्री। ठीक है, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती और मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को जो दी गई सलाह है वो न्यायालय द्वारा भी जांच नहीं की जा सकती। फिर उसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद 75, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, ये मंत्रियों के बारे में है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, फिर अन्य मंत्री, जो मंत्री हैं, उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर लेते हैं, फिर वो प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से सारे मिनिस्टर चुनते हैं। ठीक है, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, जैसे फाइनेंस के लिए, रक्षा के लिए, ठीक है, या गृह मंत्रालय के लिए, तो प्रधानमंत्री चुनते हैं। और पर वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। मतलब अगर अन्य मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर, जो अन्य मंत्री की नियुक्ति होगी वो प्रधानमंत्री की सलाह होगी। ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, मतलब उसका जो चयन तो प्रधानमंत्री, बट उसकी एक तरह से उसके बिना पूछे नहीं। ठीक है, एक नाम मात्र का होता है, क्योंकि उसको हाँ करनी ही होती है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में ये कहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, दल बदल के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता की स्थिति में मंत्री पद के लिए भी मंत्री अयोग्य हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। जो मंत्रियों को राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है एवं ये मंत्री राष्ट्रपति को प्रसाद पर्याप्त कार्य करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा होता है मंत्रियों को पद की जो गोपनीयता शपथ है। ठीक है, संसद सदस्य न होने की स्थिति में नियुक्त किए गए मंत्री को 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होने की अनिवार्यता अथवा वह इस अवधि के उपरांत मंत्री नहीं रहेगा।
ठीक है। हाँ, अब ये अनुच्छेद 88 है, ठीक है। सदन में मंत्रियों के अधिकार क्या है? मंत्री के पास किसी भी सदन में बोलने व कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। मंत्री हैं, जैसे अलग अलग कैबिनेट मंत्री हैं, उनमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। उनको कार्य कर लेने में, कार्य भाग लेने में, बोलने में, ठीक है, अधिकार होता है। सदन सदन में मतलब राज्यसभा लोकसभा, इनमें बोलने का अधिकार होता है मंत्रियों को, ठीक है। ये सदन मंत्रियों के क्या है, अधिकार है। दूसरा, उसे संसद की संयुक्त बैठक तथा संसदीय समिति जिसका उसे सदस्य बनाया गया हो की बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है। मंत्रिमंडल की शक्तियां एवं कार्य, इनका क्या है? जैसे राष्ट्रपति, हमने प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य देखी, वो एक तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है। उसके बाद वो विदेशी मामलों में भी एक उनका बहुत बड़ा रोल है, एक दूसरे कंट्री, ठीक है, आपसे रिलेशंस का, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसके तो सेम मंत्रियों का भी शक्तियां और कार्य क्या हैं? राष्ट्रीय नीति के निर्धारण, राष्ट्रीय नीति के निर्धारण में मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय नीति के निर्धारण, कोई भी राष्ट्र में पॉलिसीज बनाने की उनके उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, बहुत बड़ी उनका भूमिका होती है। कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, अतः कार्यपालिका पर नियंत्रण भी मंत्रिमंडल करती है। कार्यपालिका पे भी मंत्रिमंडल, कार्यपालिका उसमें सारे मंत्री आ जाते हैं, इवन उसमें सीनियर आईएएस ऑफिसर्स भी, ठीक है। तो वो एक तरह से कार्यपालिका मंत्री में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब जितने भी मंत्रीज हैं वो उनमें आ जाते हैं, और उनमें सीनियर आईएएस ऑफिसर्स भी, ठीक है। तो एक तरह से कार्यपालिका पर नियंत्रण भी मंत्रिमंडल करती है। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करता है। अब मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति संसद में सदस्यों को मनोनीत करते हैं, मतलब संसद में राज्यसभा लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मंत्रिमंडल के परामर्श में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, ठीक है। मंत्रिमंडल द्वारा देश की आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया जाता है। जो मंत्रिमंडल है, ठीक है, मंत्रिमंडल द्वारा एक तरह से मंत्रिमंडल क्या है, मंत्रिपरिषद का भाग ही है, जो मैंने आपको बताया था, जिसमें 15-20 मंत्री होते हैं अलग अलग। क्योंकि मैंने लास्ट अभी पॉइंट बताए थे कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है, ठीक है। तो एक तरह से मंत्री जो है मंडल, वो परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, मंत्रिमंडल द्वारा देश की आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया जाता है, जैसे बजट का निर्माण तथा करों का आरोपण इत्यादि, ठीक है। क्योंकि बजट आपको पता है यहाँ पे फरवरी में पेश होता है, और कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, बजट पेश करता है। तो एक तरह से मंत्रिमंडल क्या करता है? आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पर धारण करता है। ये देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? कानूनी एक वो है न्यायाधीश, ठीक है, अधिकारी। ये भारत सरकार को वित्त मामले में ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पर धारण करता है, तो इसके कार्यकाल को कोई निश्चित अवधि नहीं। तो इसकी शक्तियां हैं जैसे कि वैसे ये संसद के दोनों सदनों में, समितियों में ये एक तरह से जा सकता है, बट इसको वोट देने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी को संसदीय विशेषाधिकार अर्थात सांसदों को मिलने वाले सारे अधिकार मिलते हैं, बट इनको वोट देने का अधिकार नहीं है महान्यायवादी को, ठीक है। और सदन के हाँ, इसका कार्यकाल ये राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर, राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपकर और मंत्रिपरिषद द्वारा त्याग पत्र देने पर। तो ये हो गया पूरा प्राइम मिनिस्टर और उसके मंत्रिपरिषद, ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के मंत्रिपरिषद आपको डिस्कस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको? कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बाद संसद क्या है, ठीक है। तो संसद एक तरह से विधायिका, ठीक है। तो इसमें विधायिका जैसे हमारा जो कार्यपालिका है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, उसमें सारे मंत्री आ जाते हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और अन्य मंत्री, ठीक है।
उसके बाद हमारा जो विधायिका है वो संसद है, ठीक है। संसद हमारी तीन उसके अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद हमने क्योंकि हमने लोकतंत्र के तीन पिलर, डेमोक्रेसी के तीन पिलर देखे हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और फोर्थ अपने आप को कौन मानता है? मीडिया मानता है, जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। बट मीडिया एक तरह से अभी फोर्थ पिलर नहीं बन सकता है, क्योंकि चौथा खंभा होने का बोलता है, बट वो है नहीं, क्योंकि अभी मीडिया बिक चुका है और वो जो सरकार होती है उसकी भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो मीडिया एक तरह से कोई रोल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो थ्री पिलर होते हैं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, सरकार के तीन पिलर होते हैं, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो संसद है, जो संसद के कार्य हैं, अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और हमने एग्जीक्यूटिव अभी जो पढ़ा, कार्यपालिका, वो उसमें सारे मंत्रिमंडल होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद फिर आपका राष्ट्रपति और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर, आईएएस ऑफिसर, सीनियर आईएएस ऑफिसर, यूपीएससी अध्यक्ष, ये सब, ठीक है। ये एक्चुअली नीतियों को लागू करते हैं, क्योंकि संसद कानून बनाती है और उस कानून को कौन लागू करता है? कार्यपालिका, जितने भी हैं, ठीक है, कार्यपालिका लागू। और जुडिशरी जो एक सर्वोच्च है, ये हम अभी हम संसद, पार्लियामेंट के बाद हम जुडिशरी करेंगे, न्यायपालिका क्या रोल करती है, ठीक है, वो कैसे निष्पक्ष है और कैसे वो अपने डिसीजंस लेंगे। हाँ, तो जुडिशरी हम थर्ड पार्ट होगा हमारा, ये यूनिट थर्ड है, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट है, जो हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे, इसको संघीय विधायिका संसद का कैसे गठन क्या होता है, पहले हम सिंपल भाषा में पार्लियामेंट समझेंगे, ठीक है। संसद, वैसे आपको पता है संसद क्या है, ठीक है। संसद कानून बनाती है। संसद का रोल क्या होता है कि वो कोई भी, ठीक है, जैसे कि हमारा राज्य है, ठीक है, कोई भी राज्य के आकार को घटा या बढ़ा सकती है, ठीक है। कोई भी राज्य के नाम को चेंज कर सकती है, क्योंकि संसद का काम क्या है? कानून बनाना, ठीक है। तो संसद बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो कोई भी कानून बनता है, वो सिंपल भाषा में हम इसके बारे में देखेंगे तो राज्यसभा में जाएगा कोई भी बिल, ठीक है, फिर राज्यसभा में डिस्कस होके पास होगा, उसके बाद लोकसभा में जाएगा, फिर पास होने के बाद राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, साइन के बाद उसके बाद वो एक बिल बन जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जुडिशरी, जो हम लास्ट में पढ़ेंगे अभी, जुडिशरी का काम है उसको चेक करना, उसकी पुनर्व्याख्या करना, पुनर्विचार करना, ठीक है, दोबारा से उसको फिर से देखना, ठीक है, कि ये कानून संविधान के अकॉर्डिंग है, उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। तो एक तरह से अगर वो उल्लंघन नहीं है तो कानून बन जाता है। तो संसद का एक इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो कानून बनाना है, किसी भी देश का नाम, सॉरी, किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना, उसको बदलना, उसके आकार को घटाना, बढ़ाना, एक राज्य से दो राज्य बढ़ाना, ये सब संसद के कार्य हैं, ठीक है, उसके काम। भारतीय संघ की सर्वोच्च विधायिका संसद है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संघ के लिए एक संसद की व्यवस्था की गई है। संसद का निर्माण राष्ट्रपति, जो मैंने आपके पता है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति, ठीक है, इस और राज्यसभा, लोकसभा तीनों से मिलकर बनता है, ठीक है। भारत की संसदीय व्यवस्था द्विसदनात्मक है, अर्थात दो सदन है, भारत की द्विसदनात्मक है, ठीक है, क्योंकि इसमें राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। अब राज्यसभा क्या है, इनके बारे में हमें थोड़ा डिटेल जानना है। इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया। इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, 250 हो सकती है, 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य 245 है, जिसमें 233 का चुनाव राज्यों में और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। ये आपको अगर इसमें सेपरेट क्वेश्चन आएगा कि विधायिका क्या है, ठीक है, तो विधायिका में एक तरह से संसद, ठीक है, विधायिका मतलब संसद,
तो पार्लियामेंट, फिर आपको पार्लियामेंट या सीधा क्वेश्चन आ गया कि संसद क्या है, संसद क्या है या कैसे बनती है और इसकी कार्य और शक्तियाँ क्या है, व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए, या शॉर्ट नोट्स में आ गया तो आप पूरा लिखोगे अच्छे से कि संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से, ठीक है, इसकी सब शक्तियाँ और कार्य अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका कार्यकाल, इसका, ठीक है, ये सब चीज लिखना है। इन सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत एसटीवी सिस्टम तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य के लिए जरूरी है कि उसका नाम उस राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र की सूची से हो जिस राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, किंतु नवीनतम संशोधन के द्वारा यह अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, अभी ये नहीं है, ठीक है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक है, जो कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा भंग होती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, ठीक है, किंतु इसके 1/3 प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। 1/3 प्रति 2 वर्ष में 1/3 लोग रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 30 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए, हाँ, 30 ईयर्स होना चाहिए। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेहीन सभापति होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको डिस्कस करना है कि जो ये पदेहीन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है संसद का, राज्यसभा का। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति निर्वाचित करती है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, 6 महीने में उनका होना चाहिए, उससे अंतर ज्यादा नहीं होना चाहिए बैठक होने में राज्यसभा की। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती और न ही संशोधन कर सकती है, सिर्फ सुझाव दे सकती है। क्योंकि देखो, 2 प्रकार के विधेयक होते हैं, बिल होते हैं, कानून होते हैं, एक तो साधारण और एक वित्त विधेयक, ठीक है। अब साधारण विधेयक वो राज्यसभा में जाएगा, तब लोकसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति साइन करेगा, फिर वो बिल बन जाएगा और जुडिशरी चेक भी करती है कि ये संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं, ठीक है, अगर उसको जरूरत होती है तो। और उसके बाद एक राज्यसभा में धन विधेयक डिस्कस नहीं होता है, क्योंकि जो धन विधेयक है, मैंने कहा साधारण विधेयक और धन विधेयक, साधारण विधेयक है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, तीनों से मिलके वो एक बिल बनता है, ठीक है। जो वित्त विधेयक है वो डायरेक्ट लोकसभा में जाएगा और राष्ट्रपति के साइन, और तब उसके बाद वो एक बिल बनता है। तो उसमें राज्यसभा का इतना रोल नहीं होता है वित्त विधेयक में, क्योंकि वो अस्वीकार भी नहीं कर सकती, ठीक है, उसको संशोधन ना, उसमें संशोधन अगर राज्यसभा में वैसे जाता नहीं है, अगर चला भी जाएगा तो उसको कोई ना संशोधन कर सकती ना अस्वीकार कर सकती, उसमें कोई बोलेंगे ही नहीं राज्यसभा के लोग, वो डायरेक्ट लोकसभा में ही जाता है धन विधेयक, तो बजट से रिलेटेड है, बजट, ठीक है। हाँ, और धन विधेयक को राज्यसभा में भेजने के बाद 14 दिन के अंदर वे लौटाने की स्थिति में भी पारित माना जाता है। अगर वो उसमें डिस्कस नहीं भी हुआ, कुछ नहीं हुआ और चला गया, तो 14 दिन में लौटाने पे भी वो पास हो जाता है, क्योंकि उसका इतना रोल ही नहीं है, लोकसभा में ही वो पास होता है। अनुच्छेद 249 के अनुसार केवल राज्यसभा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित कर सकता है। राज्यसभा अब तक इस अधिकार का प्रयोग 1952 एवं 1986 में 2 बार किया है, ठीक है। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है, अखिल भारतीय, ठीक है। वैसे राज्य जिनका राज्य में प्रतिनिधित्व नहीं है, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दमन-दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप। अब राज्यसभा के विशिष्ट अधिकार क्या हैं, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 249 एवं 312 के अंतर्गत राज्यसभा को 2 विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, ठीक है। राज्यसभा को विशिष्ट शक्तियां प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं है। इस अनुच्छेद के जो 249, जो 2 अनुच्छेद है मेन 249 और 312, ठीक है। तो 249, इस अनुच्छेद के अंतर्गत यदि राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 महत्व को घोषित कर दे, ठीक है,
तो उस विषय के 2/3 महत्व का घोषित कर दे तो उस विषय के संबंध में 249 और 312, तो 249 में आप अच्छे से सुनिए। इस अनुच्छेद के अंतर्गत यदि राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दे तो उस विषय के संबंध में संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है। राज्यसभा द्वारा ऐसा संकल्प 1 वर्ष से अधिक समय के लिए पारित नहीं किया जा सकता, परंतु पुनः इसे एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये लोकसभा को विशेष शक्ति नहीं है। दूसरा अनुच्छेद 312, इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित संकल्प के आधार पर संसद विधि द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। ठीक है, अब ये हो गया राज्यसभा। ठीक है, अब लोकसभा क्या है? लोकसभा संसद का प्रथम एवं निम्न सदन है। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है, जिनमें से 530 सदस्य संघ क्षेत्रों में से 20 सदस्य तथा अंगल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 540 सदस्य हैं। लोकसभा के अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, ठीक है, राज्यवार उनकी जनसंख्या अनुपात के आधार पर किया गया है। लोकसभा में रिजर्वेशन भी है अनुसूचित जाति और जनजाति का। ठीक है, मूलतः आरक्षण 10 वर्षों के लिए था, लेकिन उसे हर बार अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है। आपको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि जो आरक्षण रिजर्वेशन दिया है SC ST को वो 10 साल के लिए है। ठीक है, 10 साल के बाद अगर स्थितियां सब ठीक हो जाएंगी तो अपने आप खत्म हो जाएगा, बट अभी तक बहुत सारी चीजें हैं, स्थितियां तो सुधरी हैं बहुत सारी। ठीक है, बट अभी एक तरह से अभी भेदभाव है और भी डिस्क्रिमिनेशन है, एक अंदरूनी डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो अभी रिजर्वेशन नहीं आता है। तो अभी बोले कि 10 साल के बाद ये हट जाएगा, तो अभी हर 10 साल में बढ़ जाता है, नहीं हटता, क्योंकि जब तक पूरे समाज में, पूरे देश में समानता नहीं आएगी, सब मिलजुल के कोई भेदभाव नहीं करेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, तब तक ये रिजर्वेशन नहीं हट सकता है। ठीक है, तो वही है कि मूलतः आरक्षण 10 वर्षों के लिए था, लेकिन उसे हर बार अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है। 79वें संविधान संशोधन अधिनियम 1999 द्वारा इसे 2010 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 109वें संविधान संशोधन विधेयक, ये सब संशोधन होते रहते हैं और ये बढ़ता रहता है। 2009 के द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अंगल भारतीय प्रतिनिधियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, हर 10 साल में बढ़ा दिया जाता है। प्रत्येक राज्य के सदस्यों की संख्या प्राय उनकी जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है, प्रत्येक राज्य की, ठीक है, प्रत्येक राज्य के सदस्यों की संख्या उसकी जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की जाती है। प्रत्येक राज्य को विभिन्न क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्धारित सदस्य संख्या और उनकी जनसंख्या का अनुपात पूरे राज्य में लगभग एक समान हो। ठीक है, इस प्रयोजन हेतु 1971 की जनसंख्या को आधार माना गया है। सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या होना चाहिए, जैसे उसमें क्या है, 6 वर्ष के लिए है, 30 ईयर्स होना चाहिए। राज्यसभा में क्या है, भारत का नागरिक हो, 30 साल का होना चाहिए। ठीक है, 6 वर्ष की वर्ष तक है उसका कार्यकाल। ठीक है, तो लोकसभा में क्या है, इसमें भारत का नागरिक हो, आयु इसकी 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा में 30 आयु होना चाहिए और इसमें 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद को धारण ना करता हो, कोई भी उसकी नौकरियां, सरकारी नौकरी, ठीक है, राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई नौकरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पागल या दिवालिया ना होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों में लागू होता है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। बस अंतर इतना है कि उसमें उम्र राज्यसभा में 30 ईयर्स का और इसमें 25 साल का। ठीक है, और उसमें 6 वर्ष और इसमें 5 वर्ष। वे सभी योग्यताएं धारण करता हो जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करें। ठीक है, ये हो गया आपका। सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है लोकसभा में? लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन पूर्ण मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया है, डायरेक्ट। ठीक है, जनता द्वारा किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम जनता द्वारा करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट है,
जो लोकसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको हम डायरेक्ट चुनते हैं, फिर वो उसके बाद प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट। तो हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जैसे कि अमेरिका में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को चुनते हैं वहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो इस सदस्यों का निर्वाचन कैसे? लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन पूर्ण मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली होता है, जिसका नाम मतदाता सूची में हो, उसको वोट देने का अधिकार है, ठीक है। तो उसे विधि के अधीन अन्यथा अयोग्य ना घोषित कर दिया, क्योंकि उसको हम विधि के कानून के अनुसार उसको अयोग्य घोषित नहीं कर सकते हम। मतदान करने का अधिकारी है वो, ठीक है। कैसे? 18 ईयर्स का, ठीक है, वो वोट दे सकते हैं। लोकसभा का कार्यकाल क्या है? जैसे कि अगर हमने राज्यसभा का हमने कार्यकाल देखा था, तो वो 6 ईयर्स, ठीक है, 6 वर्ष के लिए, और इसका लोकसभा का 5 वर्ष के लिए। अब आपको एक कंपेयर आ जाए राज्यसभा लोकसभा संसद का, तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर करना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि उसमें 30 साल एज है, ठीक है, राज्यसभा में 30 साल का होना चाहिए, इसमें 25 साल का, वो 6 वर्ष तक, ये 5 वर्ष तक, उसमें भी भारत का नागरिक हो, इसमें भी भारत का नागरिक, कोई सरकारी पद ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, तो ये आपको क्वालिफिकेशंस क्लियर होनी चाहिए आपको। उसके बाद लोकसभा का कार्यकाल, इसमें भी हम लोकसभा का कार्यकाल वही 5 वर्षों का होता है, परंतु इसके पूर्व भी कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा इसका विघटन किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा कभी विघटन नहीं होती और भंग नहीं होती, और लोकसभा भंग हो सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा संसद के परामर्श से लोकसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। आपातकाल में राष्ट्रपति द्वारा संसद के कोई भी परामर्श से लोकसभा के अवधि को बढ़ाया जा सकता है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, तथा घोषणा के लागू न रहने के बाद किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 माह की अवधि से अधिक नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट है कि पहले जो मताधिकार का, आपको पता है कि अभी जैसे 18 साल का वोट दे सकते हैं, पहले 21 साल के वोट देते थे, ठीक है। बट 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989, ठीक है, 1989 में ये संशोधन हुआ, 61वां संशोधन, उसमें 21 वर्ष की आयु से घटाकर अभी कितना हो गया? 18 ईयर्स। तो 18 साल का भारत में आप वोट दे सकते हो, ठीक है। पहले 21 साल के वोट देते थे। लोकसभा के सदस्यों की संख्या में सन 2000 तक कोई परिवर्तन न होने का प्रावधान था, परंतु 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा यह अवधि 2026 तक बढ़ा दी गई है, ठीक है, सदस्यों की संख्या, ठीक है, 2001 के द्वारा ये। अब पहले मतलब परिवर्तन ना होने का कि 2000 तक कोई, जितने सदस्य हैं उतने ही रहेंगे लोकसभा के, ठीक है, उनके आगे नहीं जा सकते। बट जो 84वां, ठीक है, 84वां संशोधन हुआ, उसमें ये बढ़ा के 2026 तक बढ़ा दी गई है, मतलब कि 2001 के द्वारा ये अवधि 2026 तक बढ़ा दी गई है, क्योंकि आपको पता है हमारा संविधान जो हमने कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था, कठोर और लचीला है, ठीक है। उसमें कठोर भी बहुत है कि मतलब इतना रिजिड है कि उसमें बड़ी मुश्किल से संशोधन होते हैं, और लचीला है मतलब हो सकते हैं, ठीक है। तो वही है कि कोई भी संसद को पूरा है कि वो कोई भी कोई चीज़ को घटा या बढ़ा सकती है, जैसे स्टेट के आकार को, स्टेट में 2 स्टेट बनाना, स्टेट का नाम चेंज करना, कोई भी जगह किन सरकारी चीज़ों को चेंज करना, नाम, जैसे कोई रोड वगैरह के, तो ये सब कानून पास होते हैं, और संसद को प्राप्त है ये कानून, संसद इसमें कानून बना सकती है। अब संसद के अधिकारी, ठीक है, संविधान में राज्यसभा के लिए सभापति एवं उपसभापति तथा लोकसभा के लिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया। आपने देखा होगा राज्यसभा इवन टीवी चैनल्स में भी उपसभापति और सभापति क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति होते हैं, और लोकसभा के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, ये आपको पता होगा। संसद के अधिकारी ऑफिसर्स हैं पार्लियामेंट के। उपराष्ट्रपति राज्य का पदेन सभापति होता है, जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है, तथा उपसभापति का चुनाव राज्यसभा अपने सदस्यों में से करती है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति राज्यसभा के रूप में करे। अगर सभापति अवेलेबल नहीं है वो मीटिंग करवाने, तो उसकी जगह उपसभापति आ सकते हैं।
और उसके बाद हमारा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अपने सदस्यों से में से करती है। ठीक है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति, अगर अध्यक्ष नहीं है तो उसकी जो है लोकसभा द्वारा उपाध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को कर्तव्यों का निर्वहन, जैसे कि सभापति नहीं है तो उप सभापति आ गया, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष आ गया। ठीक है, उनकी अनुपस्थिति में वो मीटिंग हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, कार्य निर्वहन कर सकते हैं। राज्यसभा के सभापति को सामान्यतः मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो मत देने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि वो राज्यसभा का क्या है, सदस्य नहीं होता है, बल्कि उसे पद भारत का उपराष्ट्रपति होने के कारण प्राप्त होता है। परंतु यदि किसी विषय पर पक्ष तथा विपक्ष में डाले गए मतों की गणना एवं समान हो तो राज्यसभा के सभापति को निर्णायक मत डालने का अधिकार प्राप्त होता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसके बारे में भी हम जानेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का कार्य और शक्तियां क्या हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा आम चुनाव के पश्चात अपनी पहली बैठक में अपने 2 सदस्यों अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा उसकी समस्त कार्यवाहियों का संचालन करता है, परंतु जब उसे उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब वह इस कार्य से विरत हो रहता है। थर्ड पॉइंट है, वह लोकसभा की बैठक को स्थगित अथवा गण पूर्ति न होने की स्थिति में निलंबित करता है। वह सदन के कार्यक्रम के क्रम का निर्धारण करता है तथा सदस्यों के भाषण की समय सीमा निर्धारण कर, आपको पता है कि अध्यक्ष क्या करते हैं कि समय सीमा निर्धारण करते हैं, क्वेश्चन पूछने का उनको सबको अधिकार है। ठीक है, बट वो टाइम लिमिट ही होता है उनका, टाइम से बाहर जाएंगे तो उनको बैठाने का भी अधिकार होता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा में कितना हंगामा होता रहता है, क्योंकि वो एक दूसरे की सुनते ही नहीं है। ठीक है, एकदम ऐसे इतने बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, उसके बाद भी वो कैसे बातें करते हैं कि एक दूसरे की बातें ही नहीं सुनते हैं। फिर उसको लोकसभा को भंग करने का भी फिर उसके बाद ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि एक दूसरे की बातें ही नहीं सुनते। ठीक है, क्योंकि उसमें ये है कि अनुशासन बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर सदन में फिर उसके बाद जो मेन अनुशासन और ये अंकुश लगाने ये किसका काम हो रहा है, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का। ठीक है, क्योंकि राज्य लोकसभा में उसको शांति बनाने का, अनुशासन का, ये सब ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लोग अपनी अपनी अलग अलग पार्टीज के होते हैं और अलग अलग उनकी बातें होती हैं। ठीक है, बहस होता है, तो एक तरह से वो उनको शांति बनाए रखने के लिए उसका पूरा रोल होता है अध्यक्ष का। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण भी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक ये वगैरह निर्णय है। ठीक है, इसका निर्धारण कौन करता है, अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। किसी विधेयक के बारे में दोनों सदनों के मध्य मतभेद होने पर जब संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्ष करता है, वही लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, कोई मतभेद हो गया कोई बिल पे, ठीक है, तो उसके बाद उस संसद की मीटिंग बुलाते हैं, उसके बाद जो अध्यक्षता करता कौन करता है, वही उसका अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। संसद की समस्त शक्तियों पर सर्वोच्च नियंत्रण अध्यक्ष का ही होता है। जितनी भी शक्तियां हैं संसद की, उस पर पूरा जो कंट्रोल होता है किसका होता है, उसका लोकसभा के अध्यक्ष का, तथा वही उनके अध्यक्ष एवं सभापति की नियुक्ति करता है। लोकसभा के भंग हो जाने के बाद भी अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो पाता। ठीक है, अगर लोकसभा जैसे भंग हो गई, ठीक है, तो वो उसके बाद भी वो अध्यक्ष वही रहेगा जब तक कि दूसरा गठित ना हो जाए, मतलब नई लोकसभा ना आ जाए। वह समय समय पर सदन की कार्यवाही के संबंध में राष्ट्रपति को सूचित करता है, जिससे राष्ट्रपति एवं संसद के मध्य सामंजस्य बनाता है। ठीक है, अब लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्य है वो है कि समय समय पर वो राष्ट्रपति से संपर्क बनाए रखता है। ठीक है, उसको सारी सूचनाएं देता है कि उन दोनों के मध्य सामंजस्य बना रहे। दल बदल संबंधी मामलों का निर्धारण तथा सदस्यों की योग्यता अथवा अयोग्यता का निर्धारण भी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर की क्या विशेष शक्तियां हैं, जो स्पीकर जो अध्यक्ष होता है उसकी क्या क्या शक्तियां हैं, उसकी क्या क्या पावर है, वो अंदर मतलब लोकसभा के अंदर उनकी क्या क्या पावर दिए हुए हैं।
जो राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति को उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये राज्यसभा के सभापति को उपलब्ध नहीं है। और ये लोकसभा के अध्यक्ष जो स्पीकर बोलते हैं उसको क्या क्या शक्तियां हैं। संसदीय समितियां लोकसभा अध्यक्ष के पूर्ण ओवरऑल नियंत्रण में कार्य करती हैं। पूरी जो संसदीय समितियां हैं, जितनी भी कमेटी है संसद की, हम आगे डिस्कस करेंगे कितनी कमेटियां हैं। ठीक है, उनकी जो भी आई थिंक 5 to 6 कमेटियां हैं, वो पूरा किसके समक्ष काम करती हैं, पूरी लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में नियंत्रण में कार्य करती हैं। स्पीकर का जो विशेष स्थान है, जो लोकसभा के अध्यक्ष को हम स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, तो स्पीकर का जो विशेष स्थान है, लोकसभा विघटित होने के बाद भी नई लोकसभा के आने तक स्पीकर पद पर कायम रहता है। जो अभी हमने पिछले पॉइंट में किया था डिस्कस की, लोकसभा जब तक उसका स्पीकर या अध्यक्ष तब तक रहेगा जब तक नई लोकसभा गठन नहीं होती है। ठीक है, तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। यद्यपि अन्य सदस्य लोकसभा की सदस्यता खो देते हैं, वह लोकसभा सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान बना रहता है। और वो सचिवालय, ठीक है, वहाँ का सेक्रेटरी का भी प्रशासनिक प्रधान बना रहता है। स्पीकर दो कार्य करता है। फर्स्ट, सदन की अध्यक्षता करना। पहले तो अध्यक्षता, स्पीकर की काम क्या है, एक तो अध्यक्षता करना, ठीक है, उसके बाद उसका प्रशासनिक प्रधान का कार्य करना, पूरा एडमिनिस्ट्रेटर उसको संभालता है। पहले तो अध्यक्षता करना और प्रशासनिक का हेड होना। ठीक है, तो इसको जैसे अध्यक्षता करना, क्या अपनी इस क्षमता में वो न्यायालय के न्याय क्षेत्र में नहीं आता है या न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, इसमें। और लोकसभा सचिवालय के प्रशासनिक प्रधान का कार्य करता है, अपनी इस क्षमता में वो न्यायालय के जवाबदेह है। जो अध्यक्षता करता है वो न्यायालय के अभाव में नहीं आता है, और प्रशासनिक उसका जो हेड होता है उसमें वो उसको न्यायालय का जवाबदेह है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, वह साधारणतः नई लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, जो प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं उसको। ठीक है, वो वरिष्ठ लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटेम स्पीकर, जिसे राष्ट्रपति द्वारा दो कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया जाता है। कौन कौन से हैं दो कृत्य? जो प्रोटेम स्पीकर है वो लोकसभा का वरिष्ठ अधिकारी होता है, और इसे कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा इसके कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो दो इसका कृत्य है। फर्स्ट है नई लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करना और नए सदस्यों को शपथ दिलाना। जब नई लोकसभा आती है तो उसकी पहली अध्यक्षता करना और नए लोगों को और शपथ, नए जो सदस्य आते हैं उसको शपथ दिलाना, इस प्रोटेम स्पीकर का काम है। ठीक है, दूसरा है अध्यक्ष पद के निर्वाचन का संचालन करना। जो अध्यक्ष पद है उसके निर्वाचन का, ठीक है, संचालन करना। लोकसभा की विशेष शक्तियां जो राज्यसभा को उपलब्ध नहीं है। हमने पिछले टाइम पढ़ी थी कि राज्यसभा की शक्तियां, विशेष शक्तियां जो लोकसभा को उपलब्ध नहीं है। अभी हम लोकसभा की विशेष शक्तियां जो राज्यसभा को उपलब्ध नहीं है, तो इसमें हम पढ़ते हैं धन विधेयक वाला, क्योंकि आपको पता है राज्यसभा, मैंने पिछले टाइम अभी डिस्कस किया पिछले पॉइंट में कि राज्यसभा में धन विधेयक नहीं जाता है, जाता है तो वो अपने आप में पास हो जाता है, ये समझो वहाँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे साधारण विधेयक जाता है और फिर उसके बाद लोकसभा में आएगा, फिर राष्ट्रपति का साइन। तो धन विधेयक है वो डायरेक्ट लोकसभा में जाता है। ठीक है, तो ये एक विशेष शक्ति है, इसकी स्पेशल पावर है। और ये लोकसभा में ही पूर्ण स्थापित किया जाता है। ठीक है, धन विधेयक को पारित करने में लोकसभा को विशेष शक्तियां, ओवरराइडिंग पावर प्रदान की गई है। थर्ड है विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव तथा निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पारित होते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, राष्ट्रीय आपात स्थिति में समाप्त करने वाले संकल्प को केवल लोकसभा में ही पूर्ण स्थापित और पारित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय आपात स्थिति समाप्त करने वाले संकल्प को केवल लोकसभा में ही पूर्ण स्थापित और पारित किया जा सकता है। अब संसद में स्थानों की रिक्तियां, मतलब वोकेशंस ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है, मतलब यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे एक सदन अपने स्थान को रिक्त करना होगा। तो ये है वेकेशंस ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट। ठीक है, दूसरा, यदि कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के लिए चुन लिया जाता है तो संसद में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा यदि वह राज्य विधानमंडल में अपने स्थान से पद त्याग नहीं करता है तो। ठीक है, थर्ड पॉइंट है यदि संसद का कोई सदस्य अपने पद का त्याग करता है। ठीक है,
4th पॉइंट, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि में से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों की अनुपस्थिति रहता है। 5th पॉइंट है, यदि कोई सदस्य संविधान अनुच्छेद 102 से संसद द्वारा निर्मित किसी भी विनिर्दिष्ट मेंशन रहता डिस्क्वालिफिकेशन से ग्रस्त हो जाता है। अब इसका कार्यकाल और पदच्युति, ठीक है, कैसे इसका कितना कार्यकाल और इसको रिमूवल कैसे होता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष सदन के जीवन पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ठीक है, परंतु निम्न दशाओं में इसके पूर्व पद की समाप्ति हो सकती है। मतलब लोकसभा का अध्यक्ष कैसे हटा सकते हैं, इसको रिमूवल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट, एक तरह से लोकसभा का सदस्य न रहने पर अपना पद रिक्त कर देता है, तब हट सकता है वो। दूसरा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित कर अपना त्याग पत्र भी दे सकता है। फर्स्ट, वो एक तरह से अपना पद रिक्त होता है वो, क्योंकि लोकसभा का सदस्य ना रहने पर। दूसरा है कि वो त्याग पत्र दे दे, ठीक है। 3rd पॉइंट है, अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा के सदस्य द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है, परंतु इसके लिए कम से कम 14 दिन की सूचना देनी होगी तथा उसे लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत में पारित करना होगा, ठीक है। ये आप ये इससे ये उसकी वजह से जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो पद से हट सकता है त्याग पत्र देके, ठीक है। और एक तरह से उसका सदस्य लोकसभा का सदस्य ना रहने पर भी और 94 के अनुच्छेद के अनुसार भी। हम थोड़ा सा एक तुलना कर सकते हैं राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है। राज्यसभा और लोकसभा सॉरी, अब हमने पीछे कंपेयर किया, बट अभी एक बार एक कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमने अलग अलग पढ़ा राज्यसभा और लोकसभा। इसको मिलके कौन होता है, संसद और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को हम देख लेंगे, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा एक तुलना आपको एक टेबल के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में, और एक अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तरीके होते हैं स्टूडेंट्स के अपने अपने कि कोई टेबल के रूप में लिखता है। अब ज़्यादा टाइम टेबल में बनने में लग रहा है, ठीक है, आप आंसर लिख रहे हो तो आप डायरेक्ट राज्यसभा और या एक लाइन खींच के अलग अलग भी लिख सकते हो, तो जैसा कंफर्टेबल हो, बट आप क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो राज्यसभा और लोकसभा में हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन है, उसे वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी राज्यों के मंत्री होते हैं, ठीक है। और लोकसभा संसद का निम्न सदन है अथवा प्रथम सदन है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इन दोनों का है। अब राज्यसभा का दूसरा पॉइंट, राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 250 है, ठीक है। और लोकसभा में अधिकतम 552 552 सदस्य हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में है 545, ठीक है। राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है तथा ये राज्य एवं संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। इसमें राज्यों के समान प्रतिनिधित्व नहीं है, अलग अलग सीट्स भी हैं, ठीक है। जैसे यूपी का अलग, राजस्थान का अलग, समान नहीं है, ये क्षेत्र के हिसाब से है। ये समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है, और जो लोकसभा है वो समस्त जनता का रिप्रेजेंटेट करती है। राज्यसभा द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, और राष्ट्रपति द्वारा इसमें लोकसभा में 2 आंगल, ठीक है, आंगल जो भारतीय हैं उनको 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, और राज्यसभा में 12, ठीक है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन हमने पिछले अभी पढ़ा था। राज्यसभा एक कभी विघटन मतलब भंग नहीं हो सकता राज्यसभा, और उसमें 6 वर्ष की अवधि होती है, ठीक है। और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 1/3 सदस्यों का अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, और उसे नवनिर्वाचित भी हो जाते हैं। और लोकसभा स्थायी सदन नहीं है, इसमें भंग हो सकती है, लोकसभा भंग हो सकती है, ठीक है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और इसका कार्यकाल पूर्ण होने में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह, क्योंकि कोई भी काम राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं कर सकता, वो प्रधानमंत्री की सलाह पे ही करेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे प्रधानमंत्री की बहुत ज़्यादा पावरफुल है इंडिया में, ठीक है। कोई भी काम प्रधानमंत्री की सलाह पे ही राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर खुली मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है। ये डायरेक्ट चुनाव, उसमें इनडायरेक्ट रूप से आनुपातिक राज्यसभा का जो सदस्यों का चुनाव है वो इनडायरेक्ट होता है।
लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है और इसका डायरेक्ट गुप्त मतदान प्रणाली। ठीक है, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाते। आपको पता है कि जो राज्यसभा में साधारण बिल जाते हैं और लोकसभा में धन विधेयक। ठीक है, तो धन विधेयक इसका जो मेन है, तो इसमें राज्यसभा में अगर हम कंपेयर होगा तो राज्यसभा में धन विधेयक नहीं जा सकते और लोकसभा में धन विधेयक जा सकते। तो एक तुलना ये भी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। जो मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, मंत्रिपरिषद आपको पता होता है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये सब। ठीक है, और मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि लोकसभा में उनको दिशा निर्देश, क्वेश्चन पूछने का अधिकार, इवन बहुत सारी चीजें हैं जो लोकसभा में बोलते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, गृह मंत्रालय, ये सब लोकसभा में अपने भाषण देते हैं। ठीक है, वहाँ पे इनका ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, बट राज्यसभा में ये उत्तरदायी नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। राज्यसभा द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय को राज्यसभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है। किसी भी विषय के राज्यसभा में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा में राज्य सूची के किसी भी विषय को यहाँ राज्यसभा में उपस्थित कर सकते हैं। ठीक है, बट लोकसभा में ये अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में हम हमारी अलग अलग लिस्ट हैं, सूचियां हैं, जैसे कि 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट है, इसमें सरकार इसमें सेंट्रल कानून बनाता है। ठीक है, संसद में सेंट्रल कानून। और उसके बाद राज्य सूची, उसमें कौन है? राज्य कानून, राज्य की सूची। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट, उसमें राज्य और संघ और राज्य दोनों। तो उसमें ये अधिकार प्राप्त लोकसभा में नहीं है। राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार है। ठीक है, जितनी भी पीसीएस जो होती है, एग्जाम्स वगैरह, वो राज्य सरकार राज्यसभा में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार प्राप्त है। लोकसभा को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु प्रस्ताव का आरंभ राज्यसभा में ही किया जाता है। ठीक है, और लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव का अनुमोदन करती है। ये इसका अंतर है। नेक्स्ट, लोकसभा के भंग होने की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन राज्यसभा द्वारा ही किया जाता है। अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो उसका जो आपातकालीन घोषणा करती है वो कौन करता है? राज्यसभा। लोकसभा, और इसमें लोकसभा को इस प्रकार के विशेषाधिकार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्यसभा विघटित नहीं होती है और लोकसभा विघटित हो जाती है। तो जब लोकसभा विघटित मतलब उसका जो भंग होती है तो उसका अनाउंस कौन करता है? राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति इसका सदस्य नहीं होता है। एक और, जो राज्यसभा का सभापति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति ही उसका पदेन सभापति होता है। उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, जिसका निर्वाचन सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिसका निर्वाचन राज्य के सदस्यों, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं तथा इसका निर्वाचन सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब संसद के सत्र क्या हैं? जो सेशंस होते हैं ना, कि कैसे, कब, क्या, बजट वगैरह कब पास होना, कितने टाइम, ये सब, और कितने तरह के सत्र हैं। ठीक है, जैसे विंटर सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, ठीक है, और बजट सेशन होता है। तो ये भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, सेशन होते हैं इनके। ठीक है, तो संविधान अनुच्छेद 85 के अनुसार सदन में कि 2 सत्रों के मध्य 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 2 सेशन में 6 महीने के अंतर नहीं होना चाहिए। प्रति वर्ष सामान्यतः संसद के 3 सत्र होते हैं, 3 सेशन होते हैं। फर्स्ट बजट, दूसरा, ठीक है, मानसून। जो बजट जो है वो जुलाई से सितंबर तक होता है। मानसून सेशन जो होता है वो जुलाई से सितंबर तक, और शीतकालीन सत्र है वो नवंबर से दिसंबर तक। जो बजट सत्र होता है, बजट सेशन, वो सबसे लंबा सेशन है। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्र होता है क्योंकि बजट, इसमें पूरे कंट्री का बजट रखते हैं, हर डिपार्टमेंट का, कि कंट्री का बजट डिसाइड होता है इसमें।
शीतकालीन सत्र सर्वाधिक छोटा सत्र होता है, जो विंटर सेशन होता है वो छोटा होता है, ठीक है, सबसे बड़ा होता है बजट सेशन। उसके बाद राज्यसभा के वर्ष में 4 सत्र हो जाते हैं, क्योंकि उसके बजट सत्र को 2 सत्रों में विभाजित कर दिया जाता है तथा उनके मध्य 3 से 4 सप्ताह का अंतराल होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों अथवा आम चुनाव वाले वर्ष में सत्रों की इस व्यवस्था में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। इन सत्रों में भी, सेशन में भी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, चेंज भी कर सकते हैं। सदन का स्थगन, सत्रावसान एवं विघटन। सदन की बैठक निम्न प्रक्रियाओं द्वारा समाप्त किया जा सकता है। कैसे कैसे सदन की बैठक समाप्त की जा सकती है, ठीक है। विघटन कैसे होता है, केवल लोकसभा का ही विघटन हो सकता है, ठीक है। ये 2 प्रकार से हो सकता है, 5 वर्षों के कार्यकाल की समाप्ति पर अथवा आपातकाल के दौरान विस्तारित अवधि की समाप्ति पर। एक तो आपातकाल के टाइम और एक 5 साल अगर उसमें समाप्त हो रहे हैं तब, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा विघटित किए जाने पर, ठीक है, राष्ट्रपति भी विघटन कर सकते हैं। सेकंड, सत्रावसान सेशन, इसमें संसद के किसी सत्र विशेष का समापन हो जाता है। सत्रावसान मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यदि सदन स्थगित कर दिया गया हो तो सत्रावसान किया जा सकता है, ठीक है। स्थगन, ये सदन की पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषित सदन के किसी सत्र के अंदर ही होने वाला लघु विराम है। इसका काल कुछ मिनटों से लेकर कुछ दिनों तक का ही हो सकता है। अब हम संसद की भाषा, ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में कार्य हिंदी और अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को जो हिंदी अथवा अंग्रेजी में अपनी बात को भली-भांति व्यक्त नहीं कर सकता, मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। अब जो संसद में भाषा है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों अलाउड है, ठीक है। बट कोई अधिकारी नहीं, कोई सदस्य, उसको हिंदी और इंग्लिश भी नहीं आती, तो वो अपनी मातृभाषा में पीठासीन जो अधिकारी हैं उनकी उसके मतलब उनके मतलब उसमें वो उनको हिंदी अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकते हैं, ठीक है। हो संसदीय विशेषाधिकार, संसद के क्या क्या विशेष अधिकार हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपको अधिकार अपने आंसर में भी लिखना है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 105 के अनुसार 105 के अनुसार सदनों, उसके सदस्य, उनकी समितियों के अधिकार, विशेषाधिकार आदि के बारे में प्रावधान किया है। तो 105 में उनके अधिकारों का प्रावधान है। तो संसद को मतलब सदस्यों को ये शासनाधिकार केवल अब तभी तक उपलब्ध है जब तक वे संसद में जनप्रतिनिधियों के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो सदन के विशेषाधिकार दो वर्गों में विभाजित करते हैं, सदस्यों के व्यक्तिगत विशेषाधिकार और सदन के सामूहिक विशेषाधिकार। अब जो सदस्यों के व्यक्तिगत विशेषाधिकार हैं वो बोलने की स्वतंत्रता, ये है कि इसमें बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है। वे संसदीय जो कर्तव्य हैं, सदस्यों को संसदीय कर्तव्यों का पालन करते समय बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है। सामान्य नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। और इसमें हाँ, संसदीय प्रक्रिया, सदन के नियम स्थायी आदेशों का विनियम करते हैं। तो संसद की विशेषाधिकार क्या है, इसमें बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। दूसरा, गिरफ्तारी से उन्मुक्ति, संसद सदस्य को सदन अथवा उसकी किसी समिति के जिसका वह सदस्य अधिवेशन के चलते रहने के दौरान, वह अधिवेशन या बैठक के पूर्व या पश्चात 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से छूट देती है। तो गिरफ्तारी से उन्मुक्ति, फर्स्ट है बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा गिरफ्तारी से उन्मुक्ति, ठीक है। तीसरा, साक्षी के रूप में हाजिरी से मुक्ति, जब संसद का सत्र चल रहा हो तब सदन की अनुमति के बिना किसी सदस्य को साक्ष्य देने हेतु सम्मान नहीं दिया जा सकता, ठीक है। थर्ड, सदन के सामूहिक विशेषाधिकार, इसमें है कि संसदीय चर्चा, ठीक है, एक तरह से ग्रुप में होती है। न्यायालयों में संसद की कार्यवाही की जांच करने का निषेध, सदन के आंतरिक मामलों को विनियमित करने की शक्ति, ठीक है। अजनबियों व गैर सांसदों को सदन से निष्कासित करने का अधिकार है, ये सदन के सामूहिक विशेषाधिकार है, ठीक है। सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का अधिकार। अब विशेषाधिकार का उल्लंघन, विशेषाधिकार का उल्लंघन,
संसद सदस्य द्वारा सदन में अथवा उसकी किसी समिति में कही गई बात के लिए उसकी आलोचना करना, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करना विशेषाधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी संसद की जो मेन हम शक्तियां हैं, तो विधायी शक्तियां हैं इनकी, ठीक है, वित्तीय शक्तियां हैं, ठीक है, और कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो जो विधायी शक्तियां हैं वो क्या है? हाँ, विधायी शक्तियां, संसद का प्रमुख कार्य विधि निर्माण है। विधि निर्माण मतलब कि कानून बनाना, ठीक है, ये विधायी शक्तियां हैं इसकी। इस संघ सूची से संबंधित विषयों तथा अपशिष्ट विशेष संबंध विधि निर्माण का अन्य अधिकार प्राप्त है, परंतु संबंधित सूची में उल्लिखित विषयों के अच्छा, इसमें क्या है कि जो विधायी शक्तियां हैं उसमें संसद को कानून बनाने का अधिकार है, और उसमें सेंटर का कानून बनाती है संसद। और दूसरा है राज्य सूची, उसमें भी राज्य के हिसाब से कानून बनाते हैं, ठीक है, संसद में राज्य का है। और उसके बाद थर्ड है संवर्ती सूची, ठीक है, उसमें उल्लिखित विषयों के संबंध में विधि निर्माण हेतु संसद एवं राज्य की विधायिका को समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार यदि संघ तथा राज्य की विधियों के बीच कोई टकराव हो तो संसदीय विधि की वरीयता दी जाएगी। ठीक है, आपातकाल के समय संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों के संबंध में भी विधान बनाया जा सकता है। वित्तीय शक्तियां, संसद को लोक सेवाओं हेतु व्यय प्राधिकृत करने एवं व्यय को संबंधित प्रयोजन को सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त है। हम 2 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। वित्तीय संसद की जो कार्य शक्तियां हैं वो विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, ठीक है, संसद के लोक सेवाओं और हेतु व्यय अधिकृत प्राप्त करने की व्यय से संबंधित प्रयोजन सुनिश्चित बजट ये संसद द्वारा स्वीकृत, ठीक है, होता है। और कार्यपालिका पर नियंत्रण, ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा संसद का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा को मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार प्राप्त है। तो इसको कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का भी वो है शक्ति। विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, निर्वाचन संबंधी शक्तियां, जो हमारी फोर्थ है संसद की जो शक्ति है वो फोर्थ है निर्वाचन संबंधी शक्तियां। इसमें है कि संविधान 54 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है तथा वे राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के अंग है। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो इसको एक तरह से निर्वाचन संबंधी शक्तियां हैं। नेक्स्ट है संवैधानिक संशोधन की शक्ति। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, ठीक है। तो उसके द्वारा संविधान किसी भी प्रावधान में वृद्धि एवं परिवर्तन किया जा सकता है, उसे समाप्त किया जा सकता है। संविधान में संशोधन हेतु केवल संसद किसी भी सदन में ही पेश किया जा सकता है। संविधान के अधिकांश प्रावधानों में सिर्फ संसद द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। केवल कुछ ही प्रावधान है, ठीक है, जो संविधान के संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाले में संशोधन हेतु कम से कम आधे राज्यों विधानमंडलों द्वारा पुष्टि की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है फर्स्ट है हमारा विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, ठीक है। थर्ड हमारा कार्यपालिका पर नियंत्रण वाली शक्ति, फोर्थ है निर्वाचन संबंधी शक्तियां, फिफ्थ है संवैधानिक संशोधन की शक्तियां। संवैधानिक संशोधन की शक्तियां मतलब संविधान में संशोधन संसद को प्राप्त है, ठीक है। तो संशोधन की क्योंकि उसमें कोई भी इसमें अनुच्छेद में वो परिवर्तन कर सकती है, बट कुछ विशिष्ट उसको छोड़ के। संसद की जो हमने शक्तियां पढ़ी हैं उसमें वित्तीय शक्तियां हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा वित्तीय शक्तियां के बाद इधर एक बात कार्यपालिका पर नियंत्रण, विधायी शक्तियां, निर्वाचन शक्तियां, संवैधानिक संशोधन शक्तियां, और अन्य शक्तियां में है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति उसके पद से च्युत कर सकते हैं, ठीक है। संसद के दोनों सदनों में दोनों सदन महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से मतलब हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी शक्ति है संसद को। उसके बाद में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय,
ठीक है, एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा अन्य न्यायाधीशों को भी विशिष्ट संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा हटा सकते हैं। आपातकाल की घोषणा की अवधि विस्तार हेतु संसद की स्वीकृति आवश्यक है। तो ये हमारी संसद की शक्तियां हैं। अब संसद में विधायी प्रक्रिया क्या है, तो वही विधायी में साधारण बिल, ठीक है, उसके बाद उसका धन विधेयक, ये कैसे पास होते हैं, ठीक है, इसका ये है। देन उसके बाद संसद के विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव भी हैं, इसमें अविश्वास प्रस्ताव है, ठीक है, तो ये लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। दूसरा विश्वास प्रस्ताव, ये विश्वास प्रस्ताव एक तरह से सिर्फ ये छोड़कर है कि ये सरकार द्वारा लोकसभा का विश्वास प्राप्त करने के लिए पेश किया जाता है। हाँ, तो इम्पोर्टेंट है जो शक्तियाँ, ठीक है, तो शक्तियाँ हम पढ़ेंगे अभी। तो संसद की जो स्थायी समितियाँ हैं, इसमें ये समितियाँ स्थायी प्रकृति की होती हैं, ठीक है, इसका गठन प्रतिवर्ष अथवा एक निश्चित समय के लिए होता है। दूसरा तथ्य लिए किया जाता है, इन उद्देश्यों की पूर्ति और ये समितियाँ समाप्त हो जाती हैं। थर्ड, प्राक्कलन समितियाँ, इस समिति का प्रमुख कार्य शासन और वित्तीय नियंत्रण रखना होता है। और लोक लेखा समिति नेक्स्ट, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के। ये सरकार के सभी वित्तीय लेन देन की संबंधी विषयों की जांच करती है, जिसको लोक लेखा समिति बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद विशेषाधिकार समिति, इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिन्हें सदन के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसका सदन तथा उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना है। इस समिति के द्वारा विशेषाधिकारों के उल्लंघन की जांच की जाती है। नेक्स्ट है प्रवर समिति। ये समिति सर्वाधिक प्रमुख होती है, इसका गठन किसी विशेष विधेयक के विचार पर कार्य किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सार्वजनिक उपक्रम समिति। इस समिति द्वारा सरकारी उपक्रमों में लेखों का परीक्षण किया जाता है। ये सरकारी उपक्रम कार्य प्रणाली तथा अन्य वित्तीय मामलों पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का परीक्षण करती है, ठीक है। सरकारी आश्वासन समिति, इसमें ये समिति द्वारा जांच की जाती है कि मंत्रिमंडल एवं शासन द्वारा समय समय पर दिए गए आश्वासन किस हद तक पूरे किए गए हैं। नेक्स्ट है याचिका समिति। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है तथा इसमें कम से कम 15 सदस्य होते हैं, जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। उसके बाद किसी भी मंत्री को इस समिति का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये जनता द्वारा सदन में प्रस्तुत की गई याचिकाओं की जांच करती है तथा सदन को अपना प्रतिवेदन सौंपती है। सलाहकार समिति, इसमें 15 सदस्य होते हैं और इसमें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और पदेन सभा, जो इस समिति का जो पदेन सभापति होता है, अध्यक्ष। फिर कानूनी समिति, ये कार्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम और अधिनियमों का निर्णय लिया जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समिति, ठीक है। तो ये कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चुने 30 सदस्य होते हैं, जो कि और उसके बाद इसमें 10 सदस्य राज्यसभा सदस्य में मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। ये अनुसूचित जनजाति और जाति हेतु संवैधानिक प्रावधानों का समुचित रूप से क्रियान्वयन हो रहा है अथवा नहीं, मतलब उसमें एक तरह से उसका देखरेख में कार्य करती हैं। तो हमारी जो समितियां हैं वो है संसद की जो समितियां, फर्स्ट है स्थायी समिति, दूसरी है तथार्थ समितियां, थर्ड है प्राक्कलन समितियां, फोर्थ है लोक लेखा समिति, फिफ्थ है विशेषाधिकार समिति, सिक्स्थ है प्रवर समिति, सेवेंथ है सार्वजनिक उपक्रम समिति, 8th है सरकारी आश्वासन समिति और 9th है याचिका समिति, ठीक है, समिति, और 10th सलाहकारी समिति और कानून समिति जो 11 एंड लास्ट है वेतन भत्ते समिति, ठीक है, जिसमें अनुसूचित जनजाति और समिति भी एक इम्पॉर्टेंट है। वही उसके बाद हमारा ये इम्पोर्टेंट समितियां हो गई। अभी हमारा नेक्स्ट है जुडिशियल इन इंडिया, जुडिशरी। तो ये थर्ड हमारा यूनिट है, इसमें हमने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर किया, दूसरा पार्लियामेंट जिसमें संसद किया, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा की क्या क्या पावर्स हैं, पोजीशंस कितना इसका क्वालिफिकेशंस हैं। फिर थर्ड हम कर रहे हैं भारत में न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि न्यायपालिका सबसे सर्वोच्च है, इसको अलग शक्तियाँ हैं और इसका बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये संविधान की रक्षा करती है, देख रेख। क्योंकि अगर कोई भी बिल पास होता है राज्यसभा लोकसभा और नीतियों को जो लागू करते हैं कार्यपालिका, ठीक है,
उसमें राष्ट्रपति है। तो हम एक टॉपिक कल राष्ट्रपति भी करेंगे, क्योंकि उसका एक अभी अधूरा है राष्ट्रपति। अभी हम न्यायपालिका करते हैं। तो न्यायपालिका जुडिशरी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो संसद कानून बनाती है वो देख रेख करती है, उसको जांच करती है कि ये संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है। तो प्रजातांत्रिक जो हमारा देश है, लोकतंत्र के निरंतरता के लिए आवश्यक है कि राज्य की शक्तियों का विभाजन कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य किया जाए। भारत में संविधान द्वारा संवैधानिक प्रजातंत्र की स्थापना की गई है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। ठीक है, जिसमें शक्तियों का विभाजन न केवल कार्यात्मक दृष्टि से बल्कि भौगोलिक दृष्टि से भी किया गया है। कार्यात्मक दृष्टि से शक्ति का विभाजन कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के मध्य किया जाता है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना के क्या कारण है? भारत का संविधान लिखित है, जिसमें केंद्र तथा राज्यों की सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन हुआ है। इसे विभाजन को स्पष्ट करना स्वाभाविक है, जिसके लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करके संविधान की व्याख्या करने का अधिकार उसे दिया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से सबको पावर है राज्यसभा उसमें, क्योंकि भारत में शक्तियों का विभाजन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, राज्य सेंटर के पास अलग है, केंद्र के पास अलग है, और अन्य जो पंचायती राज म्यूनसिपैलिटीज के पास अलग शक्तियां हैं। तो उनके जो शक्तियां हैं, तो उनकी देख रेख, उनकी व्याख्या करना, जो कानून बनाते हैं उनकी देख रेख करना वो न्यायपालिका को है, कि वो उनकी रक्षा करना, संविधान की भी रक्षा करना। तो उसको स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करके संविधान की व्याख्या करने का अधिकार उसे दिया गया है। ठीक है। दूसरा, संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, लेकिन इन दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि कब विवाद होता है? केंद्र राज्य में अलग अलग शक्तियां दे रखी हैं, बट इमरजेंसी के टाइम केंद्र की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वो सेंट्रल पावर, सॉरी, राज्य की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं और सेंटर के पास एक पावरफुल हो जाता है। तो उस टाइम केंद्र राज्य क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास शक्तियां क्यों नहीं है, क्योंकि आपातकाल में राज्य की खत्म हो जाती हैं शक्तियां, तब केंद्र पावरफुल बन जाता है, सेंटर। तो उस टाइम उन दोनों में मध्य विवाद होता है कि हमें हमारा हमारा कोई मतलब एक तरह से वजूद नहीं है, हमें कोई पावर नहीं है, क्योंकि एक तरह से केंद्र ही पावरफुल है। ठीक है, तो इस चीज में इनका डिस्प्यूट होता रहता है। थर्ड है, मूल अधिकारों के संबंध में विधायिका एवं कार्यपालिका पर यह प्रतिबंध अधिरोपित किया गया है कि वे ऐसा कानून न बनाए जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करके ये दायित्व उस पर सौंपा गया है कि राज्यों का मूलाधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो वे मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराए। इस प्रकार न्यायपालिका मूल अधिकार की रक्षक है। मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स जो हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, तो उसका भी एक तरह से रक्षक है, क्योंकि मूल अधिकार का अगर कोई उल्लंघन करे या उनको ठेस पहुंचाए तो आप न्यायपालिका हमारी सुरक्षा करती है, उसकी रक्षक है। भारत में न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है। ठीक है, जिसमें सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों का विनियमन संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। ठीक है, इसका गठन कैसे होगा, इसकी स्थापना, इसकी शक्ति, ये सब किसमें है? मतलब इसका विधि निर्माण सभी भारतीय संसद को प्राप्त है। अब जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक ही है भारत में। ठीक है, वो दिल्ली में स्थित है। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट हर राज्य में एक एक है, उसकी अलग अलग उनकी संस्था भी है दूसरी। ठीक है, उसके बाद जिला व सत्र न्यायालय हर जिले में एक है। मुंसिपल न्यायालय हर जिले में अनेक हैं। न्याय पंचायत न्यायालय गांव में एक है। भारत की संघीय व्यवस्था न्यायपालिका का स्थान है। ये केंद्र एवं राज्यों के बीच मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करती है। दूसरी संघीय व्यवस्थाओं के विपरीत भारतीय न्याय व्यवस्था इकहरी एवं संघीकृत न्याय व्यवस्था है। अब न्यायपालिका की संरचना, ठीक है, तो इसमें भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है। पहले सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर उसके बाद और भी जो देख रेख के काम करते हैं। ठीक है, संविधान के अनुसार वे न्यायालय जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ एवं उसके नियंत्रण के अधीन है तो अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं। अब न्यायालय विभिन्न विभिन्न राज्यों में कुछ कुछ अलग अलग हैं। ठीक है, परंतु इनके लक्षण भी समान है। और न्यायालयों के सोपान क्रम, सिविल न्यायालय और दांडिक न्यायालय। ठीक है,
सिविल न्यायालय और दांडिक न्यायालय। ग्राम स्वराज अधिनियम के अंतर्गत संघ न्यायालय एवं पीठ न्यायालय बनाए गए हैं, जो सबसे निम्न सोपान के सिविल एवं दांडिक न्यायालय थे। उनके स्थान पर संविधान के पश्चात बनाए गए राज्यों के विधानों द्वारा पंचायत न्यायालय आ गए हैं। ठीक है, पंचायत न्यायालय सिविल और दांडिक दोनों पक्षों में विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, यथा न्याय पंचायत, पंचायत अदालत, ग्राम कचहरी इत्यादि। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, जिला अदालत और अधीनस्थ अदालत। ठीक है, इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का, उसको सभी अदालतों को मान्य होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो सभी न्यायालयों को मानना पड़ता है। दूसरा, इसमें ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकती है। ठीक है, ये जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश है उनका तबादला पोस्टिंग कर सकती है। ठीक है, ये किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकती है। कोई भी मुकदमा किसी अदालत में चल रहा है तो ये अपने पास मंगा सकती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भी। तो हमारा जो फर्स्ट है हाई कोर्ट, फर्स्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, वो सबसे ऊंचा है। उसके बाद उच्च न्यायालय, ये निचली अदालतों के फैसले की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, उसके बाद राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का भी निपटारा कर सकता है, अपनी अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण। ठीक है, और जिला अदालत जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है, निचले अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करती है। ठीक है, गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर भी सुनवाई करती है। अब अधीनस्थ अदालत, ये फौजदारी और दीवानी के मुकदमों पर विचार करती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये 124 के अंतर्गत आता है। संविधान अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और 1986 के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या 1 मुख्य न्यायाधीश होगा, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 25 अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, बट इनकी संख्या 26 थी, बट अभी 31 कर दी गई है, क्योंकि एक न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, तो 31 कर दी गई है। न्यायाधीशों की योग्यता, वही वह भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर रहा हो। ठीक है, 10 वर्ष की वकालत उसको करता रहा हो, राष्ट्रपति की दृष्टि से वह प्रसिद्ध न्यायविद हो। ठीक है, न्यायाधीशों की पदावधि 65 वर्ष तक की आयु है इनकी। ठीक है, लास्ट तक 65 वर्ष में रिटायर होते हैं। शपथ, इनको राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष अपनी शपथ पद की शपथ लेनी पड़ती है। न्यायाधीशों के राष्ट्रपति अथवा इसके नियुक्त। ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। न्यायाधीश को पद से हटाया जाना, ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से तभी हटाया जा सकता है जब उसके विरुद्ध सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर से हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उनकी कुल संख्या के बहुमत उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित आवेदन राष्ट्रपति के सम्मुख हो, और राष्ट्रपति ने भी हटाए जाने के पक्ष में आदेश दिए। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों न्यायाधीशों के लिए पद से हटाए जाने हेतु समान प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद इसमें वेतन और भत्ते, इनका भत्ते, छुट्टियां, पेंशन, ये सब इनका आदि कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जो इनके अलाभकारी हो। सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता क्या क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, उसके बाद संसद के दोनों सदनों द्वारा ये हटाया जा सकते हैं न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के भत्ते, छुट्टी, पेंशन संसद व विधि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, संसद व विधि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, उनमें उनकी पदावधि के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक स्थिति, ठीक है, इसमें मौलिक अथवा आरंभिक क्षेत्राधिकार हैं, अपीली क्षेत्राधिकार। ठीक है, संवैधानिक, इसमें अपीली क्षेत्राधिकार, जो मौलिक तथा आरंभिक क्षेत्राधिकार है, उसके अंतर्गत भारत सरकार एक या अधिक संघ के राज्यों के बीच है। दूसरा, एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों की दूसरी और एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच, परस्पर 2 या अधिक राज्यों के बीच, ये है। मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है इसमें कि कुछ मुकदमा को सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ठीक है, इसमें आरंभिक क्षेत्राधिकार, ऐसे मामलों में
ऐसे मामलों में निचली अदालत में सुनवाई जरूरी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों के एक अंपायर अथवा निर्णायक की भूमिका प्रदान करता है। अपीली क्षेत्राधिकार ये संवैधानिक मामले होते हैं और इसमें फौजदारी मामले, ठीक है। संवैधानिक मामले इसमें है कि किसी भी निर्णय पर, चाहे वे दीवानी हो, सिविल या फौजदारी हो, किसी भी कार्यवाही से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। दूसरा, दीवानी अथवा सिविल में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में उस समय अपील की जा सकती है जब उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि उस मामले का संबंध सार्वजनिक महत्व के किसी सार्वगर्भित कानूनी प्रश्न से है। दूसरा, उस मामले का निर्णय उच्चतम न्यायालय में होना आवश्यक है। फौजदारी न्यायालय, फौजदारी अथवा दांडिक मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में उस समय अपील की जा सकती है जब किसी अपराधी को अधीनस्थ न्यायालय ने छोड़ दिया हो तथा अपील से उच्च न्यायालय से उसे मृत्युदंड हो। दूसरा, किसी मामले को उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से हटाकर अपने पास हस्तांतरित कर लिया हो, ठीक है। इसमें थर्ड है परामर्शी क्षेत्राधिकार, ठीक है। ऐसा क्षेत्राधिकार जिसमें राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि विधि या तथ्य से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न उठा कि संभावना है जो सार्वजनिक महत्व का, जिसकी प्रकृति ऐसी है कि उच्चतम न्यायालय का परामर्श लेना उचित होगा, ठीक है। अभिलेख न्यायालय, ये एक तरह से न्यायालय के रूप में कार्य करता है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख के रूप में कार्य करता है, अर्थात इसके निर्णय आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किए जाते हैं और ये उच्चतम न्यायालय के अपनी मानहानि के लिए दंडित करने का अधिकार प्राप्त रखता है। दूसरा, पुनर्विलोकन का अधिकार, मतलब कि इसका मतलब है कि उच्चतम न्यायालय ये प्रतीत करता है कि निर्णय किसी भी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ है तो उसको एक तरह से पुनर्विचार या फिर से देखने के अधिकार भी है। संविधान का संरक्षक होता है, क्योंकि ये अगर संविधान में अगर उसका उल्लंघन हुआ है तो उसको रक्षा के लिए ये भारतीय संविधान द्वारा इसको सरकार के अंग को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि संविधान का उल्लंघन होने पर इसकी रक्षा करता है, ठीक है। और ये संवैधानिक जांच भी कर सकता है कि संविधान का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। तो अर्थात उच्चतम न्यायालय द्वारा कार्यपालिका के किसी भी आदेश या विधायिका के किसी भी कानून की वैधता की जांच की जा सकती है। संसद जो भी कानून बनाती है, ठीक है, उसकी वैधता की जांच जुडिशरी न्यायपालिका द्वारा की जा सकती है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि न्यायपालिका जुडिशरी मौलिक अधिकारों की एक तरह से संरक्षक होती है, ठीक है। और भी अन्य शक्तियां हैं, ठीक है। अन्य शक्तियों में जैसे उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों की सहायता प्राप्त की जा सकती है। सेकंड है इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच करने एवं उन्हें प्रमाणित करने के उपरांत ही राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, उसके अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को परिचित किया जा सकता है। थर्ड इसका है ये उच्च न्यायालयों को लंबित मामलों को मंगवा सकता है तो एवं उनका निपटारा कर सकता है। एक उच्च न्यायालय के दूसरे स्थान से भी कर सकता है, जैसे कि अगर कोई केस पड़ा है, उनसे कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी पावर है कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का कोई केस है, ठीक है, और वो कोई काम नहीं कर रहा है तो वो दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है या वो अपने पास मंगवा सकता है, ठीक है। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा इनका काम है। तो ये संविधान का संरक्षक, मौलिक अधिकारों का संरक्षक, पुनर्विलोकन का अधिकार, मतलब कि कोई बिल पास हो गया तो उसको फिर से देखना, उस फिर वो संविधान के अकॉर्डिंग है, उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सब उसकी शक्तियां हैं, ठीक है। और उसके बाद हाई कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट भी निचले जो अदालत में काम चल रहे होते हैं, ठीक है, वो सही से नहीं चल रहे तो हाई कोर्ट भी अपने पास मंगा ले सकता है। फिर जो निचली अदालत है, अगर पंचायती जो कोर्ट कचहरी में काम नहीं है तो ये एक तरह से सिस्टम है जो अधीनस्थ न्यायालय, फिर न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय, तो ये अपने काम अपने अनुसार करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट थर्ड कंप्लीट हो गया। इसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था, आप कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, क्वेश्चन आंसर। और उसके बाद हम 5 मिनट, हमारे पास 10 मिनट होंगे क्वेश्चंस के। उसके बाद फर्स्ट हमने ये कैसे प्रधानमंत्री की क्या कार्य हैं, शक्तियां हैं, इसका हमने पूरा देखा। उसके बाद हमने सेकंड पार्लियामेंट, जो संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति का क्या रोल है, ठीक है, ये हमने देखा। और हमने लास्ट में सर्वोच्च जो न्यायपालिका, जुडिशरी, उसमें हमने पूरी उसकी शक्तियां और कार्य देखे, क्योंकि जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, अन्य न्यायालय, ठीक है। तो ये हमने देखा।
थैंक यू सो मच। और आपकी कोई क्वेश्चंस हो तो आप। हाँ, आपके राष्ट्रपति सिलेबस में नहीं है तो इसलिए मैंने आपका राष्ट्रपति उसको संसद में आपको ऐड करना पड़ेगा। राष्ट्रपति भी है एक तरह से, बट आपको प्रधानमंत्री पे ज़्यादा फोकस करना है, उसके बाद संसद, उसके बाद आपका जुडिशरी। थैंक यू सो मच।